गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सभी। हम जो है लास्ट वीडियो में जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। जब एक ही देश के अनेक देशों के साथ क्रय विक्रय के लिए समझौते होते हैं तो उन्हें द्विपक्षीय समझौता कहा जाता है। अर्थात यदि हमारा देश जो है अमेरिका, जापान, जर्मनी ऐसे बहुत सारे देशों के साथ जब वो लेन देन की बात करता है और जो भी समझौता होता है उसे द्विपक्षीय समझौता कहेंगे। ये समझौते अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अथवा संघों द्वारा प्रोत्साहित किए जाते हैं। किसी देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन करना संभव नहीं होता है, सही भी बात है। किंतु निर्यात द्वारा इस दोष को दूर किया जाता है कि भारत का रुपया जो है अमेरिकी डॉलर के साथ जो है एक्सचेंज करने में दिक्कत होती है, लेकिन हम जो है व्यापार के दौरान क्या करते हैं, वस्तुओं के आदान प्रदान करने से जो है वो उस प्रकार की समस्याओं से हम निजात पा लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल आधार भौतिक, आर्थिक तथा रासायनिक घटक होते हैं। इनका विवेचन निम्न अनुसार से किया जा सकता है। राष्ट्रीय नीतियाँ, प्रत्येक देश की राष्ट्रीय नीतियाँ भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। मुक्त व्यापार नीति की अपेक्षा अधिक शुल्क प्रशुल्क दरें व्यापार को सीमित कर देती है। क्या होता है कि अगर फ्री ट्रेड एरिया है, मुक्त व्यापार क्षेत्र है, वहाँ पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ता है। परंतु यदि किन्हीं क्षेत्रों में जो है वहाँ पर जो है टैरिफ रेट्स या प्रशुल्क दरें जो लेती है और वो अधिक होता है, तो वहाँ पर व्यापार क्या हो जाती है, सीमित हो जाती है। प्रशुल्क या आयात कर उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो किसी देश में स्थानीय रूप से निर्मित की जा सके। ठीक है, प्रशुल्क कर को जो है आयात कर के भी नाम से जानते हैं और ये उन देशों में या उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो किसी देश में स्थानीय रूप से निर्मित की जा सके। अतः ऐसी वस्तुओं का आयात प्रायः बंद सा हो जाता है। जब आर्थिक मंदी का काल अथवा व्यापार संतुलन के प्रतिकूल स्थिति होने पर जब स्थिति डांवाडोल होने लगती है तो आयात पर रोक लगाकर देश में गिरती हुई कीमतों को रोक दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हमारे यहाँ आज प्याज की दरें बढ़ने लग गई है, तो सरकार ने क्या किया है कि प्याज जो भारत दूसरे देशों को बेचता था उसने उसकी निर्यात पर रोक लगा दिया है। अर्थात कोई दूसरा देश जो है भारत से प्याज आयात नहीं कर सकता है। ऐसा क्यों किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है कि हमारे देश में जो प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही है उनकी कीमतों में क्या किया जाए, स्थिरता लाई जा सके, कमी लाई जा सके। यदि हमारे देश का प्याज जो है किसी दूसरे देश में अधिक मात्रा में बेच दिया जाएगा भी तो हमारे देश में प्याज की कमी हो जाएगी और कीमत और अधिक बढ़ जाएगी। और ऐसा हो भी रहा है कि हम कम कीमत पर प्याज बेच देते हैं और हमको दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। जैसे कि अभी जो है प्याज की कीमतों को स्थिर करने के लिए जो है सरकार किसी दूसरे देश से प्याज का आयात करने जा रही है। तो ऐसे ही यदि कोई चीज़ें किसी के देश में केवल बनती है या उत्पादित होती है तो उसकी जो आयात का जो दर है वो संकट की स्थिति में या आपातकाल की स्थिति में क्या किया जाता है, उसका आयात होना बंद हो जाता है, वो निर्यात करना बंद कर देते हैं। कभी कभी देश ही उद्योग विशेष के विकास के लिए सरकार आर्थिक सहायता भी देती है। ठीक है, जब कभी अभी आजकल जो है सरकार क्या करती है कि कोई भी उद्योग धंधा लगाने के लिए, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए जो है आर्थिक सहायता प्रदान करती है कि अगर आप 10 लाख का लोन लेते हैं तो उसमें कुछ छूट देती है जिसे हम सब्सिडी कहते हैं। अल्पकाल में वह उद्योग पनप सके। अनेक बार किसी देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा भी नियंत्रित की जाती है कि किसी वस्तुओं को जो है भारी मात्रा में यदि आयात किया जा रहा है तो उसको भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। संरक्षण के विभिन्न रूपों का प्रभाव निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पड़ता है। दूसरा है व्यापार समझौते। विभिन्न देशों के बीच होने वाले व्यापार समझौते भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर प्रभाव डालते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय। जब कोई देश दूसरे देश के साथ वस्तु विशेष के क्रय विक्रय के लिए समझौता करता है तो ऐसे समझौते द्विपक्षीय कहलाते हैं। ठीक है, इनके अनुसार माल की मात्रा, दरें, मूल्य भुगतान आदि की शर्तों से संबंध में जो है निश्चय किया जाता है। जो समझौते होते हैं उसमें माल किस प्रकार का होगा, उसका दाम कैसा होगा, किन दरों पर उसे खरीदा या बेचा जाएगा, ये सारी चीज़ें जो है निश्चित की जाती हैं। भारत की इस प्रकार के समझौते 100 से भी अधिक देशों से हैं। अर्थात हमारा व्यापार जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार 100 से अधिक देशों के साथ होता है। ऐसे समझौते सामान्यतः विकसित और विकासशील देशों के बीच में किए जाते हैं, जैसे भारत रूस परिसंघ, भारत जापान, रूस जापान, इंग्लैंड रूस परिसंघ आदि देशों के समझौते इसी के अंतर्गत आते हैं। ये निश्चित अवधि के लिए किए जाते हैं, किंतु आपसी सहमति से व्यापार अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है।
जो भी द्विपक्षीय समझौते होते हैं वह कुछ समय के लिए होते हैं, परंतु व्यापार की अवधि के दौरान उसे बढ़ाया भी जा सकता है। जनसंख्या की मात्रा, जनसंख्या की मात्रा भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती है। अधिक जनसंख्या के कारण जब वस्तुओं का उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं होता है तो कम जनसंख्या वाले उन देशों से जहां इसका अधिक उपयोग होता है उनसे आयात किया जाता है। मान लीजिए यूरोपीय जो देश हैं वहाँ जनसंख्या अधिक है, अर्थात किसी वस्तुओं की मांग वहाँ पर अधिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ की जनसंख्या कम है और उन वस्तुओं का उत्पादन भी अधिक है, तो वहाँ से जो है उस प्रकार की चीज़ें जो है यूरोपीय देशों से खरीदी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कम जनसंख्या वाले देशों का व्यापार प्रति व्यक्ति पीछे कम होता है, क्योंकि वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन पूरी तरह से नहीं होता है। दूसरी ओर ये भी बात है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या कम है, अर्थात वहाँ पर संसाधनों का उपयोग कम से कम होता है, इसलिए प्रति व्यक्ति व्यापार जो है वो कम होता है। तीसरा है परिवहन के साधनों की सुविधा। किसी भी देश के व्यापार के लिए जो है परिवहन साधनों का होना आवश्यक है। जितना उत्तम परिवहन साधन होगा उतना ही उत्तम जो है वहाँ का व्यापार होगा। ठीक है, नाव्य जल मार्गों, शीघ्रगामी रेल मार्गों और सड़कों से उत्पादित वस्तुओं को बिना समय नष्ट किए एक स्थान से दूसरे स्थान या एक देश से दूसरे देश तक पहुंचाया जा सकता है। जैसे वस्तु की मांग होगी उसकी मांग की आपूर्ति जो है तेजी से की जा सकती है। शीत भंडार के प्रचलन से दूरस्थ देशों को मांस, अंडे, दूध, मक्खन, फल, सब्जी और मछलियां बिना नष्ट हुए भेजी जा सकती है, जबकि जहां परिवहन के साधनों का अभाव है ये वस्तुएं वहां स्वतः ही नष्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जल्दी खराब होने वाली चीज़ें हैं और परिवहन के साधन नहीं होने की स्थिति में जो है ये जल्दी खराब हो जाते हैं। राष्ट्रीय आय, जिन देशों में राष्ट्रीय आय अधिक होती है वे सामान्यतः अपना जीवन स्तर ऊंचा बनाए रखने के लिए विदेशों से अधिक व्यापार करते हैं। अर्थात प्रति व्यक्ति आय अधिक है, लोगों के पास पैसे हैं तो खरीदी भी ज़्यादा करेंगे, राष्ट्रीय आय अपने आप तेज होगा और प्रति व्यक्ति आय जब अधिक होती है तो उसको बनाए रखने के लिए जो है देश जो है दूसरे देशों के साथ भी व्यापार अधिक करता है और प्राप्त आय का उपयोग नए उद्योग धंधों और परिवहन के साधनों को विकसित करने में करता है। प्रायः उन देशों का विदेशी व्यापार भी बहुत चढ़ा बढ़ा होता है जिनकी प्रति व्यक्ति आय अधिक है। आर्थिक घटक, आर्थिक घटकों द्वारा विकास की गति अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देती है। इंग्लैंड की औद्योगिक उन्नति का कारण श्रमिकों की कार्य कुशलता के साथ साथ वहाँ मिलने वाले खनिजों का भी योग है। ठीक है, अगर इंग्लैंड में जो औद्योगिक उन्नति है उसका कारण वहाँ के लोगों का कार्य कुशलता है, तो उसके साथ साथ वहाँ के खनिजों का भी उसमें योगदान है। अतएव वे देश जो औद्योगिक क्षेत्र में बढ़े चढ़े हैं विकासशील देशों से कच्चा माल प्राप्त करके अपने कारखानों में उन्हें परिष्कृत करके निर्यात करते हैं। जैसे इंग्लैंड या अन्य देश क्या करते थे कि हमारे देश से कच्चा माल लेके जाते थे, उसको बनाते थे और उसको हमारे ही देशों के बाजार में बेचकर जो है अधिक मुनाफा कमाते थे। अर्थात वहाँ पर जो है खनिजों का जो संसाधन है वो भी किसी देश की आर्थिक उन्नति में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है। भौतिक घटक, भौतिक घटक किसी भी देश की भूगर्भिक संरचना, मिट्टी, जलवायु को व्यापार को जो है बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। कौन सा खनिज, कौन सी फसल अथवा किस प्रकार का उत्पादन वहाँ संभव होगा। उपयुक्त भौगोलिक दशाओं में ही प्राकृतिक संसाधन पैदा किए जा सकते हैं। अर्थात किसी देश में कच्चे माल जो भी कृषि से आता है तो वहाँ की जलवायु पर डिपेंड करता है, वहाँ की मिट्टी पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है और किस प्रकार की मिट्टी है जिसमें कौन सी प्रकार की फसल उत्पादित हो सकती है। अतः क्षेत्र विशेष में ही वन, वनस्पति, ऊन, दुग्ध, मांस उत्पादक कृषि उत्पाद फसलें प्राप्त होती है जिनका अधिक या अभाव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को जन्म देता है। यदि उसका उत्पादन बहुत अधिक है तो उसे हम बाजार में बेच सकते हैं, कम उत्पादन है तो उसका व्यापार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो देश की जरूरतों को ही पूरा करने में खत्म हो जाएगा। चाय, जूट, कहवा, रबर, चावल, कठोर लकड़ियाँ सभी उष्ण कटिबंध के उत्पादन है, जबकि गेहूँ, राई, जौ, सेब, चुकंदर, रसदार फल विशेषतः शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों की देन है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों से ही व्यावसायिक पशुपालन द्वारा मांस, चमड़ा, खाल, मक्खन, ऊन प्राप्त किए जाते हैं। ये सब उन देशों को निर्यात किए जाते हैं जहां भौतिक दृष्टि में उनका उत्पादन कम होता है या वहां पर इस प्रकार की जलवायु नहीं है जिससे ये चीज़ें पनप सकें या इनके उत्पादन की लागत सामान्य से अधिक आती है। कोयला, लोहा एवं अन्य खनिज वाले क्षेत्र निर्माण उद्योग में उन्नत होते हैं, जबकि अन्य देश कृषि प्रधान होते हैं। ऐसे देशों के बीच व्यापार पनपता है। अर्थात अधिकांश व्यापार जो है
ऐसे देशों के साथ होता है जहाँ पर किसी चीज़ की कमी हो और किसी चीज़ का जो है अधिक उत्पादन होता हो। तो ये थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।